नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता पाठक, अधिष्ठाता भाषा एवं मानविकी विभाग, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल से। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो विषय भारतीय समाज की संरचना से संबंधित है। भारतीय समाज जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व का जिसका इतिहास है, एक ऐसे समाज की संरचना हमारे यहाँ हुई जहाँ धर्म, दर्शन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान सभी को कहीं न कहीं केंद्र में रखकर नियम बनाए गए। मात्र भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी किन चीज़ों का समावेश किया जाए, उन सबको सम्मिलित करते हुए हमारे भारतीय समाज की संरचना की गई। वैदिक काल से ही भारतीय समाज की संरचना के जो नियम बनाए गए, उसने न केवल एक संतुलित समाज का निर्माण किया बल्कि साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के मान, सम्मान, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यता के आधार पर उसको व्यवसाय और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन भी दिया। भारतीय समाज की जो संरचना है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता वर्ण व्यवस्था की आती है। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था का जो कुत्सित रूप है, वो रूप बाद में प्रयोग के स्तर पर अपनी गरिमा खोता चला गया और उसने जाति व्यवस्था जैसे कठिन और दुष्कर स्वरूप को ग्रहण कर लिया। जब भारतीय समाज की संरचना हुई, उस समय वर्ण व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए बनाई गई थी। 4 वर्णों का निर्माण किया गया: ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। अगर इन्हें क्रम से रखा जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद आया क्षत्रिय, फिर आया वैश्य और तब आया शूद्र। इसके पीछे भी बड़ी सोची समझी एक योजना कार्य करती रही जब हमारे मनीषियों ने वर्ण व्यवस्था को अमल में लाया गया। जैसे ये व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी जो विभत्स रूप आज दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था कर्म के आधार पे थी और कर्म के आधार पर हमारे सूक्तों में वैदिक काल में ये कहा गया कि ब्रह्मा से जो एक प्रचलित मान्यता है वैदिक काल की, कि ब्रह्मा के मुख से जिस प्रजाति का निर्माण हुआ यानी आध्यात्मिक और मानसिक पुत्र ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्मा की भुजाओं से जिस प्रजाति का निर्माण हुआ, जिसमें शौर्य था, पराक्रम था, तेज था, उनको हमने क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया। ब्रह्मा के उदर से यानी जो आजीविका, अर्थ और रोजगार को लेकर काम हुआ, वो लोग वैश्य कहलाए और ब्रह्मा जी की पैरों से यानी टांगों से जिसका निर्माण हुआ वो शूद्र कहलाए। ये चीज एक ऐतिहासिक रूप में हमारे कहीं धर्म ग्रंथों में दर्ज है। लेकिन जब हमारे समाज के निर्माण हुआ और वर्ण व्यवस्था आई तो जो लोग आध्यात्मिक काम कर सकते थे, जो पठन पाठन कर सकते थे, जो शिक्षा दे सकते थे, जो धर्म को चला सकते थे, जिनमें बौद्धिकता का मादा ज्यादा था, जो लगता था कि नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए उसके मानसिक विकास में सहयोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा गया। और पूर्णतः यह व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। इसमें न जाति का बंधन था, न आयु का बंधन था, न जन्म का बंधन था। अगर एक वयस्क व्यक्ति कालांतर में धर्मपरायण हो जाता है, वेद पठन पाठन करता है, शिक्षण से जुड़ जाता है, यज्ञ करता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जा सकता था। ऐसा नहीं था कि कहीं कहीं सीमाएं उसको रास्ता रोक रही थी। इसी तरीके से जो व्यक्ति क्षत्रिय है, जिसका निर्माण ब्रह्मा की भुजाओं से हुआ, वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में छत्र धारण करने वाला होता था। यानी छत्र से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो पराक्रमी हो, जो क्षेत्र की रक्षा कर सके, जिसमें अपने समाज की रक्षा करने का मादा हो, जो वीर हो, जो अपने इरादों पर अडिग हो, जो सत्य प्रिय हो, जो न्याय प्रिय हो, जो धर्म परायण हो, जो जनता को धर्म के मार्ग पर ले जा सके, जो अपनी आन बान और शान का पक्का हो, ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय कुल में डाला गया था। ये हमारी वर्ण व्यवस्था की उस महानता का परिचायक है जिसमें व्यक्ति को सम्मान के साथ आजीविका से भी जोड़ा गया। इसके बाद आता है हमारा वैश्य समुदाय। ऐसा समुदाय जो व्यापार में, व्यवसाय में, अर्थव्यवस्था में
वस्तुओं के क्रय विक्रय में अपना योगदान दे, समाज की उन्नति को आर्थिक विकास से जोड़े, जो समाज में समरूपता लाने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों की उद्घोषणा कर सके, आर्थिक नीतियों का पालन कर सके, उनका अनुपालन करते हुए समाज को एक सही दिशा में ले जा सके, ऐसा व्यक्ति वैश्य समुदाय में शामिल किया गया। इसके बाद आता है शूद्र समुदाय। जो व्यक्ति सेवा भाव से जुड़ा हुआ था, जो व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करता है, जो व्यक्ति घर में बीमारों की सेवा कर सके, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दया के भाव के साथ सहयोग की भावना रख सके, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में घायलों की सेवा कर सके, वो सब शूद्र समुदाय के अंतर्गत माने गए। लेकिन धीरे धीरे ये सारी नीतियां, ये सारी वर्ण व्यवस्था जो एक बहुत अच्छे कारण के साथ, एक पवित्र धारणा के साथ कि कर्म के आधार पर हमारा समाज, हमारी समाज की संरचना सुचारू रूप से चलती रहे, उस व्यवस्था में कहीं छेद होना शुरू हुआ। धीरे धीरे शरण होते होते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया कि आपने जिस कुल में जन्म लिया है, आपको उसी कुल का कर्म भी करना है। क्षत्रिय ये मानने लगे कि अरे, मेरी संतान, मेरी पीढ़ियां मेरे जैसे ही क्षत्रप होनी चाहिए, जिनके सिर पर छत्र हो और जो वीरता की मिसाल हो। वैश्य समुदाय को लगने लगा धीरे धीरे कि नहीं, व्यापार और माँ लक्ष्मी की कृपा मेरी संततियों पर, मेरे परिवार में ही रहनी चाहिए। और शूद्रों के पास सेवा के अतिरिक्त विकल्प कम होते चले गए, संकुचित होते चले गए। समाज की संरचना का जो ऐतिहासिक ढांचा हमारे मनीषियों ने दिया था, उस ढांचे की हमें आज भी दरकार है। बार बार बहस छिड़ती है कि जाति प्रथा का क्या समाधान है। तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि भारतीय संरचना में वर्ण व्यवस्था जिस कर्म के आधार पर थी, उस कर्म के आधार पर अगर हम वर्ण व्यवस्था को पुनः स्वीकृत कर लें, उस ढांचे को पुनः समाहित कर लें, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी अपनी समस्याओं का सम्मान पा सकेंगे। क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था न केवल कर्म से थी, बल्कि सीधे सीधे सम्मान और रोजगार से जुड़ी थी, जिसमें न कोई छोटा था न कोई बड़ा था। हर व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत के आधार पर अपने वर्ण को चुनने के लिए सक्षम था। और वो वर्ण ऐसा था जिसमें सम्मान भी था, जिसमें रोजगार भी था, जिसमें सहिष्णुता भी थी, जिसमें समाज के प्रति आदर का भाव भी था। एक ऐसा समाज था जो संतुलित समाज था, और वर्ण व्यवस्था उस संतुलित समाज की रीढ़ थी। हम इस सामाजिक संरचना के और भी बिंदुओं पर लगातार बातचीत करते रहेंगे, फिर अगली मुलाकात के साथ।